Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, आज हम यूनिट नंबर 7 से ई कॉमर्स एक टॉपिक लेकर आए हैं। ई कॉमर्स आपका पेपर 2 में भी इम्पोर्टेंट है, जो कि यूनिट नंबर 7 से बिलोंग करता है, और पेपर 1 में भी ई कॉमर्स से काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में जो कि एमपीपीएससी ने कंडक्ट किए उनमें देखे गए हैं। तो आज 2021-22 में एमपीपीएससी ने ई कॉमर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिए थे वो भी इस वीडियो लेक्चर में आज हमने इंक्लूड किए हैं। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में ई कॉमर्स के जनक कौन हैं, मतलब कि किसको भारत में ई कॉमर्स का फादर कहा जाता है। तो के बैथेश्वरन को ई कॉमर्स का जनक भारत में कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा। के बैथेश्वरन ई कॉमर्स के भारत में जनक माने जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है। तो भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी क्या है, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फैब मार्ट है, फ्लिपकार्ट है, इंडिया मार्ट है और जियो मार्ट है। तो इनमें फैब मार्ट भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी यहाँ पूछा क्या है, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस कंपनी है अमेजॉन है, और अमेजॉन को ये प्रसिद्धि हासिल है, और अमेजॉन पूरे विश्व में ग्लोबली मार्केटिंग का काम कर रही है, और सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी जो है वो विश्व में अमेजॉन है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अमेजॉन। इसके बाद आगे देख लेते हैं कि और आगे कौन से क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, B2C का अर्थ क्या है। तो ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है कि B2C का अर्थ क्या है। तो B2C का अर्थ बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। याद रखिए, कुछ लोग इसमें गलती कर देते हैं और बिजनेस टू कस्टमर में टिक कर के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर राइट आंसर जो है वो बिजनेस टू कंज्यूमर होगा। B2C का ये आपका अर्थ हो जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यहाँ राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं, और वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो एमपीपीएससी ने 2019 में पूछा हुआ है। साइबर लॉ, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ई कॉमर्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होते हैं, ई कैश भी होता है, ई ट्रांजैक्शन भी होता है, डिजिटल पेमेंट होता है। तो डिजिटल पेमेंट आपका सुरक्षित है कि नहीं है, जो लेन देन आप ऑनलाइन बेसिस पर कर रहे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं, तो कौन सा ढांचा उसको सुरक्षा प्रदान करता है और कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए जो एक्ट बनाया गया वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बनाया गया, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि वर्ष 2000 में बनाया गया था और अभी भी ये पूर्णतः लागू होता है, जिससे ई कॉमर्स में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। इसके साथ साथ ई कॉमर्स को सपोर्ट करने के लिए एक कानून और है, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, लेकिन उसमें कहीं भी डिजिटल पेमेंट या डिजिटल कैश का जिक्र नहीं था। मतलब जो ट्रांजैक्शन हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते थे वो उस पुराने एक्ट में कवर नहीं थे। तो इसलिए उसको अपडेट करके 2019 में एक नया एक्ट लाया गया, जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, 2019 में ये लाया गया। और उसके बाद से भी ई कॉमर्स के अंतर्गत जितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब सुरक्षित हो गए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में इन लेन देनों को लेकर आता है। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। और देखिए, ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी 2021 में आया है।
ई बैंकिंग में आरटीजीएस क्या है? तो आरटीजीएस का जैसा कि आपको फुल फॉर्म पता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस का फुल फॉर्म है। और आरटीजीएस से संबंधित अभी 2021-22 में भी एक और क्वेश्चन जो है आरटीजीएस का पूछा गया था कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पूछा गया है ई बैंकिंग में आरटीजीएस क्या है? तो आरटीजीएस ई बैंकिंग में, ई ट्रांजैक्शन में, ई कैश में हर जगह यूज़ होता है और इसका फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स है? तो ई कॉमर्स में क्या क्या आता है? तो ई कॉमर्स में बिजनेस टू बिजनेस भी आता है, बिजनेस टू कंज्यूमर भी आता है, बी टू सी भी आता है और इंट्रा बी भी आता है। तो याद रखिए ये तीनों चीज़ें ही ई कॉमर्स के पार्ट हैं और इन तीनों को ही ई कॉमर्स में शामिल किया जाता है। ई कॉमर्स में सी टू सी भी शामिल किया जाता है, ई कॉमर्स में सी टू बी भी शामिल किया जाता है। फिलहाल यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ई कॉमर्स में ये सभी चीज़ें शामिल की जाती हैं ताकि चाहे वो कंज्यूमर की तरफ से बिजनेस में हो या बिजनेस की तरफ से कंज्यूमर में हो, वो सारी एक्टिविटीज़ को ई कॉमर्स में जगह दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर देख लेते हैं कि क्या दिया गया है, जो कि MPPSC DSE एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है कि ई लर्निंग, ई कॉमर्स और ई बैंकिंग किसके उदाहरण हैं। तो याद रखिए ई लर्निंग, ई कॉमर्स और ई बैंकिंग जो हैं वो ई सर्विसेज के उदाहरण हैं और यहाँ हमको इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जो है वो मिलती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हो। इन सब का जब हम यूज़ करते हैं तो हम ई सर्विसेज का यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए उपभोक्ता अपने हिसाब से जब कीमत स्वीकार करते हैं, अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं और व्यवसाय उसको या तो स्वीकार करता है यानी एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, तो उस मॉडल को हम क्या कहते हैं। तो उस मॉडल को हम C2B कहेंगे, मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस कहेंगे, क्योंकि यहाँ रेट किसने डिसाइड किया है, कंज्यूमर ने डिसाइड किया है। अब बिजनेस चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, मतलब उस रेट पर उस वस्तु को प्रोवाइड करे या उस सर्विसेज को प्रोवाइड करे, या चाहे तो उस रेट पर उस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर दे। तो जब कंज्यूमर अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं और बिजनेस चाहे तो उसे स्वीकार करे या स्वीकार ना करे, तो वो किस प्रकार का मॉडल होगा, तो वो C2B कहलाएगा, मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस कहलाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर ले लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन के पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आप बार बार सुनते हैं कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस क्या होता है, तो इन दोनों में आप फ़र्क समझ लें। आपका एक होता है ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स आपका किसके अंतर्गत आता है, तो आप याद रखिए कि ई कॉमर्स जो होता है पर्टिकुलर वो ई बिजनेस के अंतर्गत आता है। तो ई कॉमर्स जो होता है वो पर्टिकुलर किसके अंतर्गत आता है, ई बिजनेस के अंतर्गत आता है, यानी ये ई कॉमर्स लिख दिया। अब हम एक बड़ा सर्कल बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्या, ई बिजनेस लिख देते हैं। तो आप याद रखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और स्टूडेंट कुछ गलतफहमी के चलते ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो याद रखिए कि ई बिजनेस ई कॉमर्स का पार्ट नहीं है, बल्कि ई कॉमर्स किसके अंडर में आता है, ई कॉमर्स ई बिजनेस के अंतर्गत आता है। जो बड़ा सर्कल आप देख रहे हैं ये बड़ा सर्कल पर्टिकुलर क्या है, ई बिजनेस है, और ई बिजनेस के अंतर्गत क्या आता है, ई कॉमर्स आता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ई कॉमर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ई कॉमर्स के अंतर्गत भी हम आपको बता देते हैं। अब हम ये बड़ा सर्कल अभी ई कॉमर्स बना देते हैं
अब ई कॉमर्स में क्या क्या आ जाएगा, तो ई कॉमर्स में क्या क्या आ जाएगा, तो ई कॉमर्स में ई कैश भी आ जाता है, ई ट्रांजैक्शंस भी आ जाता है, इसके अलावा आपका डिजिटल पेमेंट भी आ जाता है। तो ये सब आपके ई कॉमर्स का हिस्सा है। तो ई कैश, ई ट्रांजैक्शन जो होते हैं, ई कैश होता है या ई बैंकिंग, वो सब ई कॉमर्स में आते हैं। और ई कॉमर्स खुद किस में आता है, तो ई कॉमर्स खुद जो है वो ई बिजनेस में आता है। इसको आप याद रखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी पहले क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। तो अब कोई भी कन्फ्यूज़न वाली बात यहाँ नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि एटीएम क्या होता है। तो एटीएम पर्टिकुलर क्या होता है, तो एटीएम B2C होता है, क्योंकि ये बिजनेस के द्वारा कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाता है और कंज्यूमर की हेल्प के लिए होता है। तो इसको हम B2C के अंतर्गत रखेंगे। और एटीएम का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म है। और एटीएम किस प्रकार का एक मॉडल है ई कॉमर्स में, तो ये B2C मॉडल कहलाता है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल के अंतर्गत एटीएम को हम रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हम देख लेते हैं, उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन, लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को क्या कहा जाता है, तो उपभोक्ता के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन, जैसा कि हम उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर तक अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन बीच में उसकी मध्यस्थता की जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लें, क्योंकि ये क्वेश्चन MP फॉरेस्ट में अभी मेंस में 2021 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको आपको बता देते हैं कि अगर ये जनरल क्वेश्चन होता जहां हम वित्तीय सूचना कंज्यूमर तक पहुंचाते, तो आपका आंसर क्या होता, B2C होता आपका आंसर। लेकिन यहाँ देखिए, बिजनेस से कंज्यूमर तक हमें सूचना पहुंचाना है, लेकिन यहाँ मध्यस्थता की बात की गई है। तो जब भी मध्यस्थता की बात की जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, तो फिर वो पर्टिकुलर C2C हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मध्यस्थता की बात हो रही है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C2C हो जाएगा। अगर डायरेक्ट बिजनेस से कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता तो वो B2C होता, लेकिन यहाँ कंज्यूमर से कंज्यूमर तक पहुँच रही है सूचना, क्योंकि मध्यस्थता की यहाँ बात की गई है कि बीच में कोई ना कोई मध्यस्थता कर रहा है, इसलिए यहाँ कोई ना कोई मीडियम होने की वजह से C2C आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप याद रखेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और वीडियो पूरा देखने के बाद इस पर भी एक कमेंट कर दें। अब हम आगे अगले क्वेश्चन ले लेते हैं, और अगले क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर दिए गए हैं। दे देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है। तो देखिए, यहाँ बात की गई है कि देश की सीमाओं से परे मतलब देश की सीमाओं के बाहर अगर हम ई कॉमर्स को ले जाते हैं तो कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम होगा। तो याद रखिए, इसका ई कॉमर्स का यहाँ विश्वव्यापीकरण की बात कर रहे हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन अप्रोच होना चाहिए, मतलब विश्वव्यापी पहुँच होना चाहिए। अगर ई कॉमर्स जो है उसकी पहुँच विश्वव्यापी होगी तो वो व्यापार जो है वो हम विदेशों में भी कर सकते हैं, और जब बहुत सारे देशों में व्यापार फैल जाता है तो उसको हम ग्लोबल मार्केट कहते हैं। और ग्लोबल बाज़ार में फिर क्या होता है, वस्तुओं का लेन देन होता है। तो यहाँ कौन सी पहुँच हमारी होना चाहिए, विश्वव्यापी पहुँच, जिसको हम इंग्लिश में ग्लोबल अप्रोच कहते हैं। तो ई कॉमर्स को पूरे विश्व में फैलने के लिए हमारी अप्रोच कैसी होना चाहिए, ग्लोबल अप्रोच होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अमेजोन का मार्केट जो है वो ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। और लगभग बहुत सारे देशों में आप हर कॉन्टिनेंटल में देखें, हर एक महाद्वीप में जाकर देखें कि ग्लोबल मार्केट में आपको अमेजोन मिल जाएगा। और अमेजोन की जो कंपनीज़ हैं और उसके जो एसोसिएट कंपनीज़ हैं वो अपना बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर ले लेते हैं कि ई कॉमर्स में किस डिजिटल भुगतान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो ई कॉमर्स में हम इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ भी कर सकते हैं, बैंकिंग कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर
ई कॉमर्स में डिजिटल पेमेंट करने के लिए हम तीनों प्रकार का उपयोग कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल पेमेंट करने के लिए हमको ई कॉमर्स में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स और बैंकिंग कार्ड का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन MPPSC DSP एग्ज़ाम 2021 में आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है UPI, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, बहुत ही चर्चित ये नाम है। UPI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है और आपको पता है कि UPI का उपयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में किया जाता है। ई कैश में, ई ट्रांजैक्शन में, ई बैंकिंग में UPI का हम उपयोग करते हैं। और मोबाइल से जब भी हमें पैसे ट्रांसफ़र करना है, पैसे का पेमेंट करना है, तो हम UPI का उपयोग करते हैं। तो ये पर्टिकुलर UPI क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसको आप याद रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये भी आपको MPPSC DSP एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है। तो ई कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो हैं पेपर 1 में और पेपर 2 में जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 में इसका रिलेशन यूनिट नंबर 7 से है। और पेपर 1 में अगर देखा जाए तो पेपर 1 में भी ई कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं। अब देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भारतीय ई मार्केट प्लेस कंपनी है? तो भारत में सबसे बड़ी ई मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है? तो भारत में अगर देखा जाए तो फ्लिपकार्ट जो है वो सबसे बड़ी ई मार्केट प्लेस कंपनी है। तो याद रखिए, अगर विश्व में पूछा जाता कि विश्व में सबसे बड़ी ई मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है, तो आपका आंसर अमेजॉन होता। और अगर आपका भारतीय स्तर पर पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ी ई मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्लिपकार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। ई कॉमर्स में प्रयुक्त EEB से संबंधित सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो EEB से संबंधित सही विकल्प का हमको चुनाव करना है। अब क्वेश्चन के नेचर को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो EEB का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो EEB का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, इसको कहा जाता है। तो इसको फुल फॉर्म क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड इसका फुल फॉर्म हो गया। यह एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो हाँ, ये भी यहाँ सत्य है या सही है कि ये एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है। फिर इसे हम मैसेज बोर्ड या कंप्यूटर फोरम भी कहते हैं। तो हाँ, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों बातें यहाँ लिखी गई हैं वो तीनों बातें जो हैं वो EBB पर्टिकुलर तकनीक से जो है वो संबंधित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पर्टिकुलर क्या दिया गया है। ई कॉमर्स के किस प्रकार में एक ग्राहक अपना सामान अथवा सेवाएं सीधे एक बिजनेस को बेचता है? तो देखिए, एक ग्राहक की बात की गई है। ग्राहक यानी कि कस्टमर हो गया, या उसको हम थोड़ी देर के लिए कंज्यूमर कह देते हैं। और उसके बाद वो अपना सामान किसी बिजनेस को बेचता है, तो क्या होगा? तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगी? C2B कहलाएगी, क्योंकि यहाँ कंज्यूमर बिजनेस को कुछ प्रोवाइड कर रहा है या कस्टमर बिजनेस को कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ C2B हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पर्टिकुलर क्या दिया गया है। निम्न में से किसे प्लास्टिक धन यानी प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो याद रखिए, प्लास्टिक धन जो कहा जाता है वो आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। फिलहाल अभी डेबिट कार्ड का उल्लेख है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि डेबिट कार्ड आपका या क्रेडिट कार्ड जो होता है वो प्लास्टिक मनी या प्लास्टिक धन कहलाता है। अब इसमें आगे हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि स्क्रीन पर पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या दिया गया है। इस प्रकार के ई कॉमर्स को क्या कहते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में शामिल
किसी दिए गए व्यावसायिक फर्म के भीतर से होते हैं। मतलब यहाँ ये पूछा गया है कि जब भी हम ई कॉमर्स इस तरीके से यूज़ करते हैं, जब व्यावसायिक फर्म के भीतर लेन देन होते हैं, व्यावसायिक फर्म के भीतर लेन देन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। तो ये इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं कि पर्टिकुलर इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है। तो इंट्रा बी कॉमर्स का संबंध बिजनेस टू बिजनेस से होता है और बिजनेस टू बिजनेस में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं और इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है वो बताने वाले हैं। जैसे कि एक कोई फर्म है और उस फर्म का पर्टिकुलर बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में काम कर रहे हैं। अब जैसे एक ही बिजनेस है लेकिन उस बिजनेस में एक डिपार्टमेंट ए है, एक डिपार्टमेंट बी है, एक डिपार्टमेंट सी और एक डिपार्टमेंट डी है। अगर एक ही बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोई इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है तो उस इंटरनल ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे, इंट्रा बी कॉमर्स कहेंगे। इंट्रा बी कॉमर्स क्या होगा, बिजनेस एक ही है लेकिन उसी बिजनेस फर्म के अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में क्या करते हैं, कोई लेन देन करते हैं। विभाग ए से कोई चीज़ बनकर बी में चली गई, या सी से कोई पेमेंट बी को कर दिया गया, या विभाग डी से कोई पेमेंट सी को या ए को या बी को कर दिया गया, तो उसको हम इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक बिजनेस है और उस बिजनेस में 4 अलग अलग डिपार्टमेंट रखे गए हैं। जैसे कि पहला डिपार्टमेंट जो है वो परचेस है आपका, तो परचेस डिपार्टमेंट हो गया। दूसरा आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो हम यहाँ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं। फिर उसके बाद तीसरा आपका डिपार्टमेंट जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, तो R&D लिख देते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और अगला डिपार्टमेंट आपका क्या हो गया, फाइनेंस हो गया। अब फाइनेंस जो है वो पैसा किसको देगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देता है, या फाइनेंस का पैसा हमें सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर मिलता है, या फाइनेंस का पैसा हमको परचेस करने के लिए मिलता है, गुड्स को परचेस करना है या रॉ मटेरियल को हमें परचेस करना है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट को भी पैसा देगा, सेल्स डिपार्टमेंट को भी देगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, और सेल्स डिपार्टमेंट जो कमाई करेगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को पैसा देगा। तो एक ही बिजनेस के अंतर्गत जब अलग अलग विभागों के बीच में यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में जब कोई लेन देन होता है तो उसको हम इंट्रा बी कह सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि आरटीजीएस जो है वो काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए आरटीजीएस का फुल फॉर्म भी एमपीपीएससी ईएमई एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया था। और अभी हमने आपको बताया है कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये बताइए कि आपने आज ई कॉमर्स से संबंधित इन सारे क्वेश्चन का अध्ययन करा, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये पूरा सेशन कैसे लगा। अगर आपने ये इस वीडियो को पसंद किया है और हमारे वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और इस पर एक कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर करें। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो पर अगर हमारे नए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।